देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत से प्राणी, बहुत से पौधे पाए जाते हैं। इनमें से अभी तक जो ज्ञात और वर्णित पौधे हैं और जंतु हैं, उनकी संख्या लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 बिलियन तक है। इसमें लगभग 1.2 यानी लगभग 12 लाख 1.2 मिलियन जंतुओं की प्रजातियां और 0.5 या लगभग 5 लाख पादप प्रजातियां ज्ञात और वर्णित हैं। इतनी अधिक जो पादप प्रजातियां हैं या जंतुओं की प्रजातियां हैं, तो इनमें चूंकि आकार प्रकार में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इतनी अधिक विविधता या विभिन्नता होने के कारण इनका अध्ययन बहुत कठिन हो जाता है। तो इतने सारे पौधे, इतने सारे जीव जंतु जो कि हर एक वातावरण में पाए जाते हैं, इनका अध्ययन किस तरह से किया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन जंतुओं के अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम रहते हैं। अब जैसे हमने देखा कि जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता, तो यहां पर हम देखें विविधता का तात्पर्य, विविधता या पूरी पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के इतने सारे जो जीव जंतु हैं, ये संरचना में या संख्या में व प्रकार में भिन्न भिन्न है। इतने अधिक जीव जंतु पौधे संख्या और प्रकार में अलग अलग हैं, इसको हम कहते हैं विविधता या जैविक विविधता। जैविक विविधता। तो जैविक विविधता का अध्ययन या इतने सारे पादप और पौधों, जीव जंतुओं का अध्ययन हम कैसे करें, क्योंकि हर एक ही देश में अलग अलग स्थानों में एक ही जीव या एक ही पौधे का अलग अलग नाम होता है। हम किसी और नाम से उस पौधे को, जीव को जानते हैं, दूसरे क्षेत्र में उस पौधे या उस जीव को किसी दूसरे नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस समस्या का निराकरण करने के लिए स्थानीय नाम के साथ साथ एक ऐसा नाम होना चाहिए जो सारे विश्व में उस नाम से जाना जा सके। यानी एक जीव का एक ही नाम होना चाहिए, तभी उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। अन्यथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हम एक ही देश में एक पादप को अलग नाम से पुकारा जा रहा है, उसी पादप को दूसरे नाम से पुकारा जा रहा है, एक जीव को दूसरे नाम से जाना जा रहा है। तो इस स्थिति या इसको हम कहते हैं स्थानीय नाम, जो आसपास के क्षेत्र में या जिस नाम से उस पौधे या जंतु को जानते हैं उसको कहते हैं उसका स्थानीय नाम, जिस नाम से हम उसको जानते हैं। ये अलग अलग रहते हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भ्रामक हो जाते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए एक ऐसा नाम चाहिए जो नाम सारे विश्व में एक सा हो। उस नाम मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ, एक वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। सारे विश्व में एक ही नाम उस जीव का हो। उस नाम का कोई दूसरा जीव या कोई पौधा ना हो। जैसे अब मैंने कहा आम, तो चित्र में जब आप बहुत सारे फल फूलों में से यदि मैं बोलती हूँ आम, तो आप आम की तरफ ही देखेंगे। उन चित्रों में जीव जंतुओं, मैंने कहा कुत्ता, तो आपकी नजर कुत्ते पर ही जाएगी। अब अलग अलग नाम यदि रहते हैं तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है।
अगर अलग देशों में हम जाते हैं तो उस नाम को किसी और उस पौधे या उस जीव को किसी और नाम से जानते हैं। तो इसके लिए जैसे ये तो स्थानीय नाम हो गया, लेकिन इस नाम का यदि एक वैज्ञानिक नाम होता, इसका वैज्ञानिक नाम कोई होगा तो वो सारे विश्व में उसको एक ही नाम से जाना जाएगा। तो इसके लिए एक वर्गीकरण की आवश्यकता हुई कि एक ऐसी नाम पद्धति हो, वो जो नाम पद्धति है वो उस पौधे को या उस जीव को सही तरह से पहचान सके, उसका नामकरण कर सके और उसका वर्गीकरण कर सके। इस तरह से इन 3 पदों को ध्यान में रख करके किसी भी पादप और किसी भी जीव का नामकरण किया गया। यानी वर्गीकरण के 3 पद हो गए। कौन कौन से? पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। जीवों और पादपों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिक नाम देने की योजना बनाई गई। वैज्ञानिक विश्व स्तर पर समितियों का गठन किया गया। इसमें से पादपों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में वो सारे नियम, वो सारी बातें, उनका सर्वमान्य बातों का उनका पालन किया गया, जिससे कि एक ऐसा नाम दिया जा सके, पौधे का एक ऐसा नाम दिया जा सके जो सारे विश्व में एक ही हो। दूसरा, जंतुओं के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जितने भी जीव हैं उन अभी तक ज्ञात और वर्णित, और ये जो आगे खोजे जाने हैं, उन सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर संहिता, जो नियम है, उनको तैयार किया गया। इन नियमों की या इनके आधार पर जो नामकरण किए गए वैज्ञानिक नाम किसी पौधे या जंतु को दिए गए, वो उनकी ये इस बात की गारंटी होती है कि वो उस नाम का कोई दूसरा जीव या उस नाम का कोई दूसरा पादप दूसरा नहीं है, वो एक ही है। ये जीव वैज्ञानिकों ने जीवों के नामकरण के लिए, जो ये वैज्ञानिक नाम देने के लिए 2 घटकों को रखा। इनमें प्रथम घटक वंश को और द्वितीय घटक जाति सूचक या जाति संकेत पद को रखा। प्रथम पद जेनेरिक और द्वितीय पद स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो 2 पद रखे गए या 2 घटक किसी जीव या पादप के नामकरण के लिए रखे गए, ये सुझाव समिति में कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, जो कि सभी के द्वारा मान्य हुआ और अधिकांश यही जो नामकरण है वो चलता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे हमने देखा था आम, ये स्थानीय नाम है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका
प्रथम ये जो नाम है ये इसके वंश को और द्वितीय नाम इसकी जाति को या जाति सांकेतिक पद को प्रदर्शित करता है। अब इसमें चूंकि ये जो नामकरण की पद्धति है इसमें दो पद हैं, इसे द्विनाम पद्धति कहा गया। द्विनाम पद्धति जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा सुझाई गई या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस के द्वारा सुझाई गई। अब इसमें वैज्ञानिक के नाम के आधार पर अंत में यहाँ लिंग भी लिखा जाता है। अब इस नामकरण पद्धति के कुछ नियम हैं, तो उस नियम को, ये द्विनाम पद्धति के जो नियम हैं उन नियमों पे हम चर्चा करेंगे। इसमें द्विनाम पद्धति के कुछ नियम हैं, वो नियम हम समझेंगे। तो सबसे पहले नियम पहला कि जो भी नामकरण किया जाता है वो सभी लैटिन भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे हुए होते हैं। अगर हाथ से हम लिख रहे हैं तो ये तिरछे लिखे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है और तिरछा लिखा हुआ है। दूसरा नियम, इसमें प्रथम अक्षर कैपिटल रहेगा, ये फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है, और दूसरा जो है शब्द दो घटक है, पहला घटक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और दूसरा घटक स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तीसरा नियम है कि इसमें प्रथम नाम यदि हम हाथ से लिख रहे हैं तो हम इसको तिरछा लिखेंगे, इटैलिक लिखेंगे और लिखने के बाद इसको हम अंडरलाइन करेंगे। चौथा नियम, इसमें जो पहला नाम है, पहला घटक है, ये किसको बताएगा? वंश को बताता है। और दूसरा जो घटक है वो किसको बताएगा? जाति संकेत को बताएगा, जाति संकेत पद है। इस तरह से द्विनाम पद्धति में इन नियमों का पालन किया जाता है। अब इसके साथ यहाँ पर वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसको अंत में यहाँ पर लिंग लिख दिया। लिंग मतलब कैरोलस लीनियस ने ये बताया था, इसलिए हम आखिरी में यहाँ पर अंत में लिंग लिख देते हैं। पादपों में और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता और इनकी बहुत अधिक संख्या प्रकार होने के कारण इनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता था। लेकिन इस अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए इनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता आन पड़ी, ताकि इन पौधों और जंतुओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके, व्यवस्थित अध्ययन किया जा सके, इनमें आपस में संबंध देखा जा सके, इनके जैव विकास को समझा जा सके। इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए एक विज्ञान की एक अलग शाखा तैयार हुई, जिसके अंतर्गत इस पादपों और जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, जिसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है या जीवों के वर्गीकरण का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसको नाम दिया गया टैक्सोनॉमी। विज्ञान की वह शाखा कहलाई टैक्सोनॉमी। इसमें अगर इन शब्दों को हम अलग अलग समझें तो ये जो शब्द है वो है टैक्सिस। इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना, अरेंज करना, अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना। और नॉमी का मीन्स होता है लॉ। नॉमी मीन्स होता है लॉ, नॉमी। रूल्स की, यानी पादपों और जंतुओं को एक नियम से या किन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर उनको व्यवस्थित किया जाए, ताकि उनका अध्ययन सुगम हो जाए, अध्ययन सरल हो जाए, हम उनका आसानी से अध्ययन कर सकें। इसके लिए जीव विज्ञान की एक अलग शाखा है, उसको कहा गया
टैक्सोनॉमी। इसके लिए एक और शब्द का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब जैसे हर चीज सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक मतलब हर चीज व्यवस्थित होना चाहिए, उसका क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। तो पादप और जंतुओं का एकदम क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके, उनके कुछ दृश्य गुणों के आधार पर, कुछ आंतरिक रचना प्रकार के आधार पर, उनके वास स्थानों के आधार पर, उनके जैव विकास के आधार पर। तो इस तरह से ये या तो टैक्सोनॉमी कहलाती है या वर्गीकरण के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान की जो शाखा है उसको सिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। सिस्टमैटिक्स जो शब्द है ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है। सिस्टेमा जिसका मतलब होता है कि जीवों की नियमित व्यवस्था या उनका नियमित अध्ययन। ये जो शब्द है ये कैरोलस लिनियस ने उनका जो पब्लिकेशन था सिस्टेमा नेचर उनके पब्लिकेशन में उन्होंने ये नाम दिया था। इसके आधार पर इसको सिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। अब हम बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण ये विज्ञान की भाषा का है जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो वर्गीकरण है ये जब भी किस तरह से साइटोटैक्सोनॉमी जबकि जो कोशिका का संगठन, उनकी संरचना, उसके आधार पर जब अध्ययन किया जाता है तो वर्गीकरण किया जाता है तो वो साइटोटैक्सोनॉमी। और जब कोशिका में जो आंतरिक उनके संगठक हैं उनके आधार पर या उसमें रसायन हैं, जो केमिकल्स हैं, उनके आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाती है कीमोटैक्सोनॉमी। जीवों की खोज करना, उनको पहचानना, उनका नामकरण करना, उनको समूहों में व्यवस्थित करना, उनको क्रमबद्ध करना और वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण की ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रक्रम है, ये केवल एक चरण में या एक पद में नहीं होता, सिंगल स्टेप में नहीं होता। इसके लिए बहुत से अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे हमको किसी ऊंचाई तक पहुंचना है, तो हम एक स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 वहां तक पहुंचते हैं आगे इस तरह से। तो इस तरह से वर्गीकरण की भी हम छोटे छोटे स्टेप के साथ में, और वो क्रमबद्ध चरण होते हैं, उन क्रमबद्ध चरणों के साथ हमको उनका अध्ययन करना होता है। तो ये जो क्रमबद्ध पद हैं, हर एक पद, हर एक चरण को, हर एक पद को, हर एक सोपान को हम कहते हैं टैक्सा या टैक्सॉन। इनमें अलग पूरे जो क्लासिफिकेशन है, इसके लिए पूरी जो पदों का क्रम बना हुआ है, इसको हम कहते हैं हायरार्की या पदानुक्रम। इन पदानुक्रमों का हमको क्रम से अध्ययन करना होता है, और वो जो किसी भी जीव के बारे में जानना है तो हम इन क्रमों के आधार पर उस जीव के बारे में पूरी पहचान उसकी कर सकते हैं। जैसे किसी भी पादप का हमको अध्ययन करना है तो हमें वहां पर बहुत सारे पादपों में से किसी जो एक समान लक्षणों वाले पादप हैं, उनके लिए सबसे छोटी जो इकाई है उस इकाई को हम कहेंगे जाति या उसको कहेंगे स्पीसीज। ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। बहुत अधिक समानता रखने वाले जो पादप हैं या एक बहुत अधिक समानता रखने वाले जो जीव हैं, उनको एक स्पीसीज में रख दिया जाता है, एक जाति में रख दिया जाता है। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा जो पद है वो है जाति। या जितने भी पद हैं उन हर एक पद को हम एक टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकरण का सब जो पद है वो कहलाता है टैक्सॉन या टैक्सा।
इस तरह से जो वर्गीकरण है वो अलग अलग बहुत सारे पदों में संपन्न होता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। तो ये जो पद हैं क्रम से इनको जब रखा जाता है ये पूरे हायरार्की बना लेते हैं या उनको कहते हैं पदानुक्रम। उस क्रम से हमें किसी भी पादप या किसी भी जीव का अध्ययन करना होता है। वर्गीकरण का ये जो पदानुक्रम है इसमें हम देखते हैं कि किसी भी पादप का वर्गीकरण करने के लिए हमें इस तरह से बिगेस्ट बड़ी यूनिट से लेकर के छोटी यूनिट तक यानी सबसे उच्च पदानुक्रम किंगडम से या जगत से लेकर के जाति तक अध्ययन करना होता है। तो हमने आम को या जब हम आम का वर्गीकरण देख रहे हैं तो इसमें हमने पादप जगत में उसको क्यों रख दिया। तो हम जब किसी भी पादप का या जो हजारों लाखों की संख्या में अनगिनत है तो इन जीवों का या पादपों का सबसे पहले हम देख करके कुछ लक्षणों के आधार पर उनको जीवों को या जो सजीव हैं सजीवों को पादप और जंतु जगत में बांट देते हैं। तो चूंकि आम पादप जगत में आ जाता है। अब इसके बाद उसके और दूसरे हम गुण और लक्षण देखेंगे कि उसमें वो जो बीज है पादप जगत में है तो अब इसमें जो बीज है वो बीज आवृत है या अनावृत है, यानी बीज बाहर आवरण से ढके हुए हैं या ढके हुए नहीं है। तो इसमें एंजियोस्पर्म में क्यों रखा गया इसको, क्योंकि इसमें जो बीज है वो कवर्ड है। अब इसी तरह से इसके बाद में अब जो बीज है उसका लक्षण हम देखेंगे। जो बीज है उसमें एक बीज पत्र है या दो बीज पत्र हैं, उसके आधार पर अब जो कि आम में दो बीज पत्र हैं तो इसको डाइकोटाइलिडन्स रख दिया गया। ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी इकाई यहाँ तक ये है जाति। तो बहुत अधिक समानता रखने वाले जो पादप हैं या जो जीव हैं उनको एक ही जाति में रख दिया जाता है। इसके बाद उनमें यदि थोड़ा कुछ अंतर है तो उसको वंश में रखा जाता है, मतलब वंश के अंतर्गत बहुत सारी जातियां आ जाती हैं। फिर फैमिलीज के अंतर्गत बहुत सारे वंश आ जाते हैं। फिर इन गढ़ के अंतर्गत बहुत सारी फैमिलीज आ जाती हैं। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। तो अब हम एक एक पद को या एक एक टैक्सा को क्रम से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति के बारे में। जाति क्या है या जाति को हम किस तरह से समझेंगे तो ये देखेंगे कि वर्गीकी का जब अध्ययन किया जाता है तो इसमें सबसे अधिक समानता रखने वाले जो पादप हैं या जो जीव हैं उनको एक ही जाति में रख दिया जाता है। तो इसमें वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो है जाति। अब हम इसका अध्ययन करेंगे क्रम से। इस पदानुक्रम में, इस हायरार्की में जो क्रम है उसमें सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे में, जाति के बारे में। वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है उसको जाति कहते हैं। मेयर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जाति की परिभाषा दी कि आपस में संकरण करने वाले जीवों की समष्टि को जाति कहते हैं। अब इसमें आप कुछ उदाहरण से समझेंगे। जैसे अभी आपने देखा आम का उदाहरण, आम का वैज्ञानिक नाम, और आपको मालूम होगा आलू का वैज्ञानिक नाम, शेर का वैज्ञानिक नाम या मानव का वैज्ञानिक नाम, इनके आपको सबको मालूम होंगे। और हम देखेंगे, आप बताएंगे इसमें कि जाति कहाँ लिखी हुई है। जैसे आम में आपने देखा मैंजीफेरा इंडिका, आलू का क्या नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। शेर का क्या नाम है, पैंथरा लियो। मानव का होमो सेपियंस। अब इन नामों को जब आप देखते हैं तो अब आप बता सकते हैं कि स्पीसीज कौन सी है।
देखेंगे आप तो इसमें ये जो दूसरा घटक है, दूसरा पद है, ये स्पीसीज को दर्शाता है। किसी भी पादप की या जंतु की वैज्ञानिक नाम में जो द्वितीय पद है वो उसकी जाति है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक ही जाति के जो पादप हैं या जो जीव हैं आपस में संकरण कर सकते हैं, आपस में बहुत अधिक समान होते हैं। अब इसमें आगे आप देखेंगे जैसे ये सोलेनम ट्यूबरोसम है, ये सोलेनम है, ये अब इन सब के बारे में आप यदि देखें तो ये जो पहला नाम है सभी का, ये किसको दिखा रहा है, वंश को, या किसको दिखा रहा है, जीनस को, जबकि दूसरा नाम किसको दिखा रहा है, स्पीसीज को या जाति को दिखा रहा है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे लिया आलू का उदाहरण, तो आलू में एक ही वंश में अलग अलग जातियां हो सकती हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम या दूसरी एक हम देख लें, इसी वंश में देख लें सोलेनम नाइग्रम। क्या मतलब हुआ कि एक ही वंश है लेकिन इसकी जातियां अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा भी अंतर यदि रहता है तो एक ही वंश में उसकी अलग अलग जातियों में जीवों या पौधों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हमने ये देखा जाति के बारे में। अब इससे जो दूसरा पदानुक्रम का जो दूसरा चरण है वो है वंश। तो वंश में आप उदाहरण के तौर पे देखें जैसे शेर, चीता, बाघ। अब इनका वैज्ञानिक नाम आप देखें तो ये जो है ये सभी एक ही वंश में आते हैं और वंश का नाम है पैंथेरा। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा, पाइनरस, बाघ, पैंथेरा, टाइग्रिस। इनकी स्पीसीज अलग है, एक ही वंश में है ये सभी शेर, चीता और बाघ। इसके साथ अब आगे आप बढ़ें तो इनमें समानताओं के आधार पे तो इनको एक ही जीनस में रखा गया। अब जैसे शेर, चीता, बाघ है, बिल्ली से भी कुछ समानता इसकी रहती है, तो बिल्ली को इन सब के साथ एक ही फैमिली में ये बिल्ली को एक जीनस, इसका जीनस अलग हो गया फेलिस। मतलब समानताएं तो हैं लेकिन इसमें वंश बदल गया। ये किस वंश में आ रही है, फेलिस में, और ये किस वंश में आ रहे हैं, पैंथेरा में। जबकि ये सभी एक ही, अब इसका अगला पद पढ़ रहे हैं, अगले पद में ये वंश तक पहुंच गया। अगला पद है फैमिली या कुल। कुछ समानताओं के आधार पर इनको एक ही फैमिली में किस में रखा गया, फैलिडी। बिल्ली, बाघ, चीता, शेर ये सभी किस में आ जाते हैं, फैलिडी में। लेकिन बिल्ली और कुत्तों में कुछ समानता रहती है, तो इस आधार पे उनको किस में एक फैमिली में रखा, जिसको क्या कहते हैं, कौन सी फैमिली, कैनिडी। कुछ समानताओं और कुछ असमानताओं के आधार पर उसमें अंतर कर दिया जाता है, कैनिडी। तो आप आगे देखेंगे ये फैमिली कैनिडी, इसमें कुत्ते और लोमड़ियां, इनमें समानता के आधार पर एक ही फैमिली किसमें रखा गया, कैनिडी में रखा गया। जबकि कुत्ते और बिल्ली, अब अगला स्टेप बढ़ रहे हैं हम, कुत्ते और बिल्लियों को एक ही ऑर्डर में रखा गया। वो ऑर्डर कौन सा है, वो ऑर्डर है कॉर्निवोरा। अगला चरण आ गया, ये फैमिली तक पहुंच गए।
जो जीव है उनको जैसे कुत्ता, बिल्ली, अब इनमें समानता है तो इनको एक ही ऑर्डर में रखा। लेकिन इनकी फैमिलीज अलग अलग है। इसको फेलिडी में रखा गया और इसको कैनेडी फैमिली में रखा गया, कैनेडी फैमिली और इसकी फेलिडी फैमिली। क्या तात्पर्य हुआ कि कुछ समानताओं और कुछ असमानताओं के आधार पर पूरा जो पदानुक्रम है चलता रहता है। तो समानताएं, जैसे अब यहाँ पर इनमें आप कुत्ते और बिल्लियों में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं, तो समानताओं के आधार पर इनको एक ही ऑर्डर में रखा कार्निवोरा में, लेकिन असमानताएं होने के कारण इनको अलग अलग कुलों में रखा गया। फिर इसी तरह से आपने अभी देखा था फेलिडी, फेलिडी इस फैमिली में, ये फैमिली लिखी थी, ये क्या है, फैमिली है, फेलिडी फैमिली, फेलिडी में अलग अलग जीनस, कौन से जीनस, जैसे एक है फेलिस और दूसरा है पैंथरा। फेलिस में आ गई कैट्स और पैंथरा में आपने अलग अलग देखे, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रस, पैंथरा पैंड्रस। यानी अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर कुछ लक्षणों में कुछ समानताओं और कुछ असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया। जैसे ये पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रस और पैंथरा पैंड्रस, शेर, बाघ, चीता, ये कुछ समानताओं के आधार पर इनको एक ही वंश पैंथरा में रखा, लेकिन कैट से भी कुछ समान है तो इनको एक ही कैट जबकि एक अलग जीनस में आ रही है, अलग वंश में आ रही है, लेकिन इन वंशों में, इन दोनों जीनस में कुछ समानता है, उस समानता के आधार पर इनको एक ही कुल फेलिडी में रखा गया। अब कुत्ते और बिल्लियों में भी या इनमें कुछ समानता है, असमानता है, तो असमानता के आधार पर इनकी फैमिली अलग है और ये फैमिली अलग है, लेकिन एक ही ऑर्डर में कुछ समानताओं के आधार पर एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया। इस तरह से ये पदानुक्रम आगे चलता रहता है। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन का अगला पद है क्लास या वर्ग। वर्ग में जिन गणों के लक्षण एक समान होते हैं उनको एक साथ रख दिया जाता है, जैसे मैमेलिया, मैमेलिया में प्राइमेटा, इसमें बंदर, गिब्बन, गोरिल्ला, इनके लक्षणों के आधार पर, समान लक्षणों के आधार पर इनको एक ऑर्डर प्राइमेटा में रख दिया। और दूसरा कॉर्निवोरा, कॉर्निवोरा बाघ, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, इन सबको एक लक्षणों के आधार पर कॉर्निवोरा में रख दिया गया। लेकिन ये इन समान लक्षणों के आधार पर इस गण में रखे, इनके एक समान लक्षणों के आधार पर एक गण में रखते हैं, लेकिन इन गणों में भी कुछ, ये जो अलग अलग हैं लेकिन इनमें भी कुछ समानताएं हैं, उन समानताओं के आधार पर इनको एक क्लास, इसमें मैमेलिया में रखा गया। वर्गीकरण की अगली इकाई संघ है या इसको फाइलम कहते हैं। जितने भी वर्ग हैं, अभी इसके पहले आपने देखा था मैमेलिया का, और भी वर्ग हैं, तो जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो मत्स्य वर्ग हो, मतलब पिसीज हो, एवीज हो, रेप्टाइल्स हो, मैमेलिया, ये जितने भी वर्ग हैं, इन सबको नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या शरीर में जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित है या खोखला तंत्रिका तंत्र उपस्थित है, तो उनको एक फाइलम में रखा गया जिसको कहा गया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एक संघ में रखा गया,
इन सब एक साथ लक्षणों के आधार पर। इसके बाद अगला जो चरण है वो वर्गीकरण का सबसे उच्चतम स्तर का है, जिसको कहते हैं किंगडम या जगत। सबसे उच्च स्तर का है और इसमें आप देखें तो बाह्य लक्षणों के आधार पर इसको हम वर्गीकरण इसका कर देते हैं। और जैसे पादप समस्त सजीवों को जंतु जगत में और पादप जगत में, या प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, एनिमेलिया, प्लांट किंगडम या इसको हम प्लांटी कहते हैं, एनिमल किंगडम तो इसको हम एनिमेलिया। इस तरह से ये समस्त सजीव उनको प्लांटी और एनिमेलिया में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई आपने बहुत विस्तार से जाना। वर्गीकरण को समझने के लिए ये फ्लो चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखें, कॉपी में नोट कर लें और जैसा मैं बताती हूँ यहाँ आप समझते जाएं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति या स्पीसीज। यहाँ सबसे अधिक समान गुण एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ बढ़ते जाते हैं या वर्गीकरण के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, हायरार्की में इस किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर गुणों में समानता कम होती जाती है, यानी सबसे अधिक समानता जातियों में मिलती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि वर्गीकरण में जीवों को दो जगत में बांट दिया गया, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत को ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में विभक्त कर दिया गया। अब इसमें एंजियोस्पर्म में जो है प्लांट्स, उनमें बीज पत्रों के आधार पर मोनोकोट एक बीजपत्री और डाइकोटाइलिडन ये द्विबीजपत्री में वर्गीकरण कर दिया गया। इस डाइकोटाइलिडन्स द्विबीजपत्री को फिर आगे ऑर्डर पॉलीगोनियडी और सैपेंडेल्स में वर्गीकृत किया। पॉलिनोमियल्स में फिर अलग फैमिलीज कॉन्सोलिनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी, सैपेंडेल्स में एनाकार्डेसी। अब यदि आप कॉन्सेंट्रेट होकर के देखें यहाँ स्पीसीज का, स्पीसीज जैसे आलू, बैगन, ये अलग अलग यहाँ पर ये जीनस है और ये स्पीसीज है, अलग अलग जातियां हैं और एक ही जीनस में है, वो जीनस है सोलेनम। सोलेनम नाइग्रम स्पीसीज, सोलेनम नाइग्रम, यहाँ सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजिनम। अब आप देखें ये जो अलग अलग स्पीसीज हैं एक ही जीनस में है, सोलेनम। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये अलग अलग जीनस हैं और अलग अलग जीनस हैं, लेकिन इनके गुणों में समानता होने के कारण एक ही फैमिली सोलेनेसी में रखे गए हैं। अब सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी ये अलग अलग फैमिलीज हैं, लेकिन इनमें समानता होने के कारण एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियडी में रखा गया। ये अलग अलग ऑर्डर हैं, पॉलीमोनियड्स और सैपेंडेल्स। ये इन ऑर्डर्स में कुछ समानता होने के कारण और मोनोकोटाइलिडन्स, इनको बीज पत्रों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। अब ये एक ही फाइलम एंजियोस्पर्म में रखे गए हैं और एंजियोस्पर्म को पादप जगत में रखा गया है। इस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम जंतु जगत को देखेंगे। जंतु जगत में कॉर्डेटा उपस्थित है, मेरुरज्जु जीवन की किसी भी अवस्था में उपस्थित है और खोखला तंत्रिका तंत्र उपस्थित है। उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। नॉन कॉर्डेटा जिनमें उपस्थित नहीं है और जिनमें उपस्थित है तो कॉर्डेटा को आगे विभाजित वर्गीकरण किया गया। मैमेलिया, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और बर्ड्स में। मैमेलिया को प्राइमेटा और कॉर्निवोरा में। यहाँ पर आपने देखा था प्राइमेटा में गिब्बन, गोरिल्ला, बंदर, ये सब प्राइमेटा में आते हैं और ये कॉर्निवोरा में कुत्ते, बिल्ली, बाघ, शेर, चीता ये कॉर्निवोरा में आते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर अलग अलग हैं, गुण अलग अलग
समानताओं के आधार पर इनको मैमेलिया क्लास में रखा गया। अब आप देखें यहाँ पर कार्निवोरा ऑर्डर में दो फैमिलीज है, फेलिडी और कैनिडी। कैनिडी में आ जाते हैं कुत्ते, लोमड़ी, और फेलिडी में आ जाते हैं जीनस फेलिस और पैंथरा। जीनस फेलिस में कैट्स, बिल्लियां, और पैंथरा स्पीसीज, पैंथरा जीनस में अलग अलग स्पीसीज शेर, चीता और बाघ आ जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे बताएं।